जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थ्योरी पढ़ेंगे, इसका मोबिलिटी के साथ रिलेशन पढ़ेंगे और इस करंट का डेरिवेशन हम देखेंगे जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। और साथ ही इसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले। ओके, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम छोड़ दे, बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि मान लो ये एक मेटल की वायर है। अब इस मेटल की वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम्स है तो मेटल है तो मीन्स बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो जब वो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी मोशन भी हो रही है, क्योंकि रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी। तो उस एनर्जी की वजह से क्या हमें करंट नहीं मिल सकता? अगर नहीं मिल सकता तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यों नहीं मिल सकता। क्यों हमें एक्सटर्नल सोर्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, ईएमएफ, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं जो टॉपिक करवा रही हूँ उसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं ये बताने वाली हूँ कि ये एक मेटल है, ये एक वायर है। इसको मैंने किसी और एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, ये सिंपल एक वायर है। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, फिर भी उनकी वजह से करंट क्यों नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। तो देखो, एक जो मेटल होती है उस मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। कितने? 10 रेज टू द पावर 29 एटम्स पर मीटर क्यूब। एक हमने वो मेटल ले ली जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो उसके अंदर 10 रेज टू दी पावर 29 एटम्स हैं। तो उसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एटम्स ही 29 है, ठीक है। 10 रेज टू दी पावर 29 एटम्स है। अब जब हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर की, जब हम बात करेंगे टेम्परेचर की रूम टेम्परेचर की, इसकी जो थ्योरी होगी तुम्हें कैसे लिखनी है बोर्ड के अंदर, वो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, उस स्क्रीनशॉट से उतार लेना। तब तक के लिए समझने पे फोकस करो, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पे हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है? के बी टी। टी फॉर टेम्परेचर, टी हमारे पास होता है टेम्परेचर। के बी फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखो, अगर हम रूम टेम्परेचर की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी आएगी, और वो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। जब इतनी हाई एनर्जी है, दैट मीन्स एनर्जी है, एनर्जी एक तरह से काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब उसके पास स्पीड भी है, बहुत ही हाई स्पीड भी होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास। कितनी हाई स्पीड है? उस स्पीड की वैल्यू होगी 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इसको समझो, देखो 10 रेज टू द पावर 5 को मैं 100 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड लिख दूं, 100 इंटू किलोमीटर पर सेकेंड लिख दूं। इसका मतलब हो गया कि इस वायर के अंदर, जब हम इस वायर को किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर रहे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर तक मूव करते हैं। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो? 100 किलोमीटर। समझ पा रहे हो? 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं एक मेटल के छोटे से पीस के अंदर भी। तो फिर करंट क्यों नहीं बन पा रहा है वहां पे? तो वो समझेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इतनी हाई स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेंडमली मूव कर रही हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? रेंडमली मूव कर रही हैं। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मींस एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे गया पहले, फिर वैसे इस तरफ आ गया, फिर उस तरफ चला गया, फिर इस तरफ आ गया, फिर यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इधर आ गए, इधर आ गए। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंच गया, एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, वो घूम फिर के क्या पता इधर ही वापिस आ जाए। यहां से चला, घूम फिर के वापिस इधर ही आ गया।
ठीक है, तो रैंडमली मूव कर रही हैं, किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही हैं। और इलेक्ट्रॉन के रैंडमली मूव करने की वजह से उनकी जो ये थर्मल स्पीड थी, थर्मल स्पीड, थर्मल मीन टेम्परेचर की वजह से इतनी थी, तो रैंडमली मूव करने की वजह से उनकी थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड u1 है, ठीक है, वेलोसिटी हो गई u1 ऊपर वेक्टर, दूसरे की हो गई थर्मल वेलोसिटी u2। अगर हम मान के चलते कि यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे देखो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आ गई? एवरेज थर्मल वेलोसिटी सबको ऐड कर दो, n के n इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी हमने ऐड करके डिवाइड बाई n कर दिया, तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? जीरो। और एवरेज थर्मल स्पीड थी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी तो जीरो हो गई ना, मींस इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रही हैं बट एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही हैं। और इसी वजह से दैट्स वाई मेटल कंडक्टर या वायर डू नॉट हैव एनी करंट, ठीक है, व्हेन अनलेस we connect it with एक्सटर्नल सोर्स। जब तक हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर कोई भी करंट नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ गई? दैट्स वाई मेटल या वायर डू नॉट हैव एनी करंट नहीं होगा अनलेस, कब तक नहीं होगा? वी कनेक्ट इट विद द एक्सटर्नल सोर्स। जब तक हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट ना करें इसमें करंट नहीं बनेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। अभी ड्रिफ्ट आई नहीं है, अभी हमने पढ़ी है थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। इसको दो पार्ट में पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ठीक है। ये अपना एक पेज मैंने इधर स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ये अपनी थ्योरी नोट कर सकते हो अगर तुम्हें बने बनाए नोट्स चाहिए तो। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, तो सेकंड के अंदर देखो, अब हमने क्या कर दिया, फर्स्ट तो क्या था, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। अब यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स हम बोल सकते हैं व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर व्हेन वी कनेक्ट सेल विद वायर या मेटालिक कंडक्टर। ये हमने एक कंडक्टर लिया था, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ओके। इसको हमने बाहर किसी भी एक एक्सटर्नल सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये की लगा दी, क्लोज कर दी, इनको आपस में कनेक्ट कर दो। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल बैटरी हो गई जिसकी कोई ना कोई वोल्टेज होगी, मान लेते वो वोल्टेज V है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एंड है तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी थी तब तक तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से रैंडमली मूव कर रहे थे और करंट बना नहीं रहे थे, जीरो करंट बन रहा था। अब इनके ऊपर हमने एक ट्यूटर रख दिया है कि तुम्हें अपनी मर्जी से सारी चीजें प्रिपेयर नहीं करनी, जैसे ट्यूटर बोल रहा हो वैसे करनी है। तो यहाँ पे ट्यूटर कौन है, ये बैटरी है। ये बैटरी क्या करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगी, इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएगी। कहाँ पे मूव करवाएगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है,
एक तो इन इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल स्पीड थी 10⁻⁵मीटर पर सेकेंड की। उसके बाद हमने इन इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। स्पीड इंक्रीज होना मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। पहले ही स्पीड 10⁵मीटर पर सेकेंड थी, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा बहुत स्पीड से, अब उसको धक्का देने वाला भी मिल गया। कोई धक्का कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइड रिपेल कर रही है, पॉजिटिव अपनी तरफ खींच रही है, मतलब एक पीछे से धक्का रहा है, एक आगे से खींच रहा है। ठीक है, तो अब उसकी स्पीड तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बन रही है तो कोलिजन भी तो होगा। अब यहाँ पे देखो 10⁻29 तो एटम्स हैं। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो एक कॉन्सेप्ट अलग रह गया। तो जब एटम ही इतने सारे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब जब इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी उनके पास तो कोलिजन भी तो इंक्रीज होंगे, तो कोलिजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पे कोलिजन इंक्रीज हो रहा, बार बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते 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 अपनी मर्जी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते करते कुछ टाइम पीरियड के बाद इधर से इधर पहुंच जाते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारा कोलिजन होगा और इस कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है कि जो इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी है, इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। मतलब क्या हुआ, अब इतना सारा कोलिजन हो रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन ने जो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई थी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उस काइनेटिक एनर्जी को तो लॉस किया ही, प्लस जो उनकी खुद की ओरिजिनल एनर्जी थी थर्मल स्पीड की वजह से उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी ये कोलिजन के अंदर लॉस कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। एक तरह से हम बोलेंगे कि अब जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं वो स्पीड बहुत ही कम है। कितनी कम है अभी बताऊंगी। ठीक है, अभी ये इतना क्लियर हो गया कि इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनकी स्पीड को और इंक्रीज कर दिया। स्पीड इंक्रीज हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना मतलब कोलिजन इंक्रीज होना, कोलिजन इंक्रीज हो रहा, दैट मीन्स ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब अपनी काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस कर रहे हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इट इज, एक सेकेंड, द एवरेज velocity with the average velocity with which electrons are drifted towards the positive end of conductor is called drift velocity, is called drift वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम वीडी सैंपल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखो कितनी डिक्रीज हो गई, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। देख पा रहे हो, पहले थी 10⁻⁻+5, मतलब एक सेकंड में 100 किलोमीटर मूव कर रही थी। अब कितनी है ये 10⁻⁻⁴ मीन्स 0.1 mm पर सेकेंड। एक सेकेंड में 0.1 mm मूव कर रही है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मूव करेगी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है,
समझ आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ भाग रहे हैं, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट फिर फायदा क्या हुआ? देखो, ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से भाग रहे थे बट इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम स्पीड से भाग रहे बट इनके पास डायरेक्शन है, वो एट द एंड अपने गोल पे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे करंट बन जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस देयर इज करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस पूरी प्रोसेस की वजह से यहाँ पे कुछ करंट बन जाएगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो हमें कैसे पता चलेगा? वायर गर्म हो जाती है ना, जब कहीं पे भी करंट फ्लो कर रहा है तो वो वायर गर्म होगी, वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। मतलब वहां पे अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और उसी की वजह से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हम देख सकते हैं बाहर जो वायर गर्म हो जाती है उसके थ्रू। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब दो एक कोलिजन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो मतलब इतने टाइम पीरियड तक ये इलेक्ट्रॉन क्या रहा? बिल्कुल रिलैक्स था, इसने किसी के साथ कोई कोलिजन नहीं किया है। तो इसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब हम इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। रिलैक्सेशन टाइम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁴ इतने टाइम पीरियड तक ही वो रिलैक्स रहता है, मतलब एक सेकंड का 10⁻⁴ पार्ट। तो अब देखो, यहाँ पे जो हमने कंडक्टर लिया, मान लेते हैं उसकी लेंथ है L। ठीक है, तो यहाँ पे L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, L is the length of conductor, then E is the electric field across the conductor, is the electric field across the conductor। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके, इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइड बाई डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v डिवाइड बाई एल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइड बाई एल हमारे पास हो गए। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब देखो फोर्स, नाउ force on electron due to this electric field। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? QE। ठीक है, और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूटन्स लॉ, ड्यू टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक तो बोल रहा है कि फोर्स है QE, एक बोल रहा है फोर्स है MA। तो कौन सी के सही होगी? दोनों सही होंगे, मींस दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसकी जगह मैं माइनस ई लिख सकती हूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई डिवाइड बाई एम, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर? एक्सेलरेशन निकल गया हमारे पास। अब देखो, इतना हो गया। नेक्स्ट है, देखो इधर लिखो, इसके बाद एट एनी इंस्टेंट, मींस किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होगी। v क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u क्या? इनिशियल वेलोसिटी जो कि थी हमारी थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, a एक्सेलरेशन, t हो गया रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है?
तो यहाँ पे देखो ये हो गई जनरल। जब हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगी u1 और बाकी सारा सेम। वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन u2 a t, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन सो ऑन, और वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन un प्लस a t। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पहले एक्सेलरेशन निकाल दिया और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी निकाल दी। मतलब देखो ये एक्सेलरेशन का यूज क्या होगा, हम लास्ट में इसका यूज करेंगे इन इक्वेशन में। ये वेलोसिटी थी हमारे पास थर्मल स्पीड जो कि थी 100 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये एक्सेलरेशन आया ड्यू टू दिस एक्सटर्नल सोर्स, इस सोर्स की वजह से इसमें ये एक्सेलरेशन ऐड होगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी v, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, nth इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसके बाद हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाली इक्वेशन मैं ले लेती हूं। तब देखो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी लगा लो, ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगा लो, वी डी किसके इक्वल हो जाएगी, सारी वेलोसिटीज को ऐड कर दो, v1 v2 प्लस वी एन डिवाइड बाई एन। v की वैल्यू पुट करो, v1 की किसके इक्वल थी, u1 प्लस ए टाउ, टाउ लिख दो या टी लिख दो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, प्लस u2 प्लस ए टाउ प्लस सो ऑन, चलते जाओ, यू एन प्लस ए टाउ या टी डिवाइड बाई एन। इसमें से u वाली टर्म अलग निकाल दो, हो गई, प्लस ए टी प्लस ए टी प्लस ए टी, ए टी नहीं, यहाँ पे ना हर एक का रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। तो जो हमने इक्वेशन लिखी थी इसमें से टी के साथ 1 वाले में 1, 2 वाले में 2, 3 वाले में 3 और n वाले में n लगा लो। तो a को कॉमन ले लो, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन। ठीक है, और डिवाइड बाई n हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये गलती से हो गया कि यहाँ पे T1 और T2, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम है, देखो हर एक कोलिजन के बाद रिलैक्सेशन टाइम तो अलग होगा, क्योंकि ये थोड़े ना कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ही डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट कोलिजन करना है। मे बी अब ये नेक्स्ट कोलिजन इधर ही कर ले या मे बी ये नेक्स्ट कोलिजन इधर करे, तो हर बार इसका रिलैक्सेशन टाइम अलग है, इसलिए इसको T1 T2 Tn अलग अलग डिफाइन करना है। ठीक है, अब हम इसको u1 प्लस u2 प्लस u3 मीन्स यहाँ पे n को दोनों के डिवाइड में लिख दो, इधर भी लिख दो और इधर भी लिख दो। ये क्या हो गई हमारी एवरेज थर्मल स्पीड प्लस a, और ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये हमारे पास था 0, एवरेज थर्मल स्पीड या एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी हमारे पास 0। अब एक इसके इक्वल है ए आ गया हमारे पास। देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट है, अगर तुम वेक्टर लगा रहे हो तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे वेक्टर लगेगा, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेक्टर लगा सकते हो, एक्सेलरेशन पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, एवरेज या थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी 0, एक्सेलरेशन की जगह हो गया माइनस ई एम और टाउ। ठीक है, टाउ एवरेज को हम टाउ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया ई ई टाउ बाई एम, अगर हम वेक्टर हटा दें तो ई ई टाउ बाई एम। नेगेटिव साइन कहां गायब कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो लिख दो। नेगेटिव वैसे भी अंडरस्टूड है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया ई ई टाउ बाई एम, और ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे दो वेलोसिटी, देखो न्यूमेरिकल में काम आएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ पहले से।
जो थर्मल स्पीड है उसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकालते हैं और थर्मल वेलोसिटी की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करवा रही है, एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जा रही है, मतलब एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है वो। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, हो गया इसका डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके ये नोट्स लगा दिए, इसको चाहो तो देख के उतार सकते हो एज इट इज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोबिलिटी। अब जो मोबिलिटी है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाउ क्विकली, हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोल सकते हैं होल मूव, हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन और होल मूव इनसाइड ए कंडक्टर under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल कितनी क्विकली मूव करता, मोबिलिटी को एक तरह से हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में मोशन। मोबिलिटी मीन्स मोशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन और होल की मोशन, कितनी फास्ट मोशन है या कितनी स्लो 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 मूव कर रहा है। एक तरह से मोबिलिटी मतलब मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जो मोबिलिटी है म्यू के इक्वल होगी। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, म्यू से किसके इक्वल होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये होगी मोबिलिटी। ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये है इसकी डेफिनेशन। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ई टाउ बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है, ई से ई कैंसर, मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया ई टाउ बाई एम। ठीक है, ये आ गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। अब जो मोबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या होल की बात करें, दोनों के लिए मोबिलिटी एक ही डायरेक्शन में होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है दोनों के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, बट जो मोबिलिटी होती है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन ले या फिर हम होल ले। तो ये हो गया हमारा मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट और मोबिलिटी का फॉर्मूला। कर लोगे। नेक्स्ट है हम करंट का डेरिवेशन करेंगे इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एग्जाम के अंदर आता है इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमने वही एक मेटालिक वायर ले लिया, कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ एल है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये अपना डेरिवेशन में एज इट इज लिख लेना। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब एन क्या होगा, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंडक्टर, इन गिवन कंडक्टर इज
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो एक यूनिट वॉल्यूम में लगा लो, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n, और इस वायर का वॉल्यूम कितना है, Al, तो Al में कितने होंगे, Al n, Al n, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे Al n। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ गए। नाउ द टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, ये जो कंडक्टर हमने लिया इस पे टोटल चार्ज कितना है। देखो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, 1 मीटर की वायर है, तो इसमें बताओ करंट कितना बनेगा। ठीक है, 1 मीटर मतलब ये L जिसकी लेंथ है, ठीक है, एरिया इसका A है, बताओ करंट कितना बनेगा। उसके लिए पहले वॉल्यूम निकाल लो, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में है, तो इस वायर में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, या फिर बोल दो टोटल चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, एन मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ALN, और E मीन्स चार्ज। ये टोटल चार्ज हो गया ALNE। इस पूरे कंडक्टर के ऊपर इतनी अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हम यहाँ पे निकाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह अब अगर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं तो एक तरह से डिस्टेंस की जगह इधर डिस्प्लेसमेंट आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास L है, टाइम हमारे पास T है। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व करो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया L, टाइम हो गया T। क्लियर है, अभी करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओके कोई इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट का फॉर्मूला, करंट इन द वायर इज, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q, और टाइम हो गया T। टाइम का फॉर्मूला इधर से निकाल लो, किसके इक्वल हो गया, L डिवाइड बाई VD। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला हो गया L डिवाइड बाई VD। अब यहाँ पे करंट के अंदर पुट कर दो, चार्ज की जगह ALNE और टाइम की जगह पुट कर दो L, VD चला गया ऊपर, L से L कैंसिल, I इज इक्वल टू आ गया NEAVD। करंट का फॉर्मूला आ गया NEAVD। ये हो गया हमारे पास सिंपली करंट किसी भी वायर के अंदर। अगर हमें इसको शो करना है इन टर्म ऑफ मोबिलिटी, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पुट करो NEA म्यू E, ये आ गया हमारे पास। एक और फॉर्मूला मोबिलिटी के टर्म में, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हमें एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, ई टाउ बाई एम। पुट कर दो I इज इक्वल टू NEA ई टाउ बाई एम। तो करंट किसके इक्वल बन गया, NE स्क्वायर AE टाउ बाई एम। ठीक है, तो हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट निकाल सकते हैं। सिंपल, हमने सबसे पहले चार्ज निकाल लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से टाइम निकाल लिया, करंट के फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करके हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर ये और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। तो हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, नोट डाउन करो इसको। अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले ये स्मॉल एन और कैपिटल एन का एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल थोड़े से इजीली समझ आ जाएंगे। देखो, कैपिटल एन तो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम मीन्स जैसे हमने ये एक वायर ली है जिसका वॉल्यूम मान लो 5 मीटर क्यूब है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन, चार और पांच, 5 मीटर क्यूब है, 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ये जो एन है, एन का मतलब इसमें 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 पांचों पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उन सभी को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है कि एक छोटे पार्ट में जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, एक यूनिट वॉल्यूम है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलेंगे स्मॉल एन। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझो ये पूरा स्कूल हो गया और ये छोटी सी क्लास होगी, जो एक क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हो गए स्मॉल एन और पूरे स्कूल में इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर उसके बाद जो हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन किसके इक्वल होगा, देखो स्मॉल एन किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम, जितना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होगा, एक तो ये याद रखना है कि स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। एक डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी, पुट कर दो एन इज इक्वल टू एन, वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी ऊपर चला गया। एक फॉर्मूला ये हो गया, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाई एम इंटू रो। क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले, तो ये रहे हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल डिस्टेंस, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द टाइम इंटरवल इन विच इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। मींस किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है, हमने उसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, उसकी वजह से अब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेटअप हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इलेक्ट्रॉन के पास उनकी थर्मल स्पीड है, ऊपर से उसके पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड हो गई, उस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे, कोलिजन कर रहे, जैसा कि हम थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से कोलिजन करते हुए जाएंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब यहां से लेके ये डिस्टेंस प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारी डिस्टेंस जो जिगजैग मोशन में है ना, इस सारी डिस्टेंस को ऐड करना है हमें। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय an electron in the time interval in which its displacement is 1 meter. Displacement means जैसे यहां से कोई इलेक्ट्रॉन चला था उसकी ये वाली डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, मतलब इसकी जो वायर की लेंथ हमने ले लिया वो 1 मीटर ले लिए। ठीक है, हम एक आइडियल केस यही मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसके इस एंड से लेकर इस एंड तक पहुंच गया है। ठीक है, अब हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। तो सिंपली देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी ना हमें स्पीड का पता ना हमें टाइम का पता, टाइम हम निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दे रखी है। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे किसी भी वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी आती है, उसके पास आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे हमारे पास टाइम की वैल्यू नहीं है तो टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर। ठीक है, 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से टाइम किसके इक्वल आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल, 10 रेज टू द पावर -4 ऊपर गया तो +4 और यहाँ पे आ गया सेकेंड। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड।
मींस एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जिग मोशन में मूव करता हुआ जब इस पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसको लगभग कितना टाइम लगता है, 10⁴ सेकेंड। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम हम लेंगे। अब टाइम की वैल्यू तो हमें पता है 10⁴ होती है। स्पीड कौन सी लेंगे यहाँ पे, जब हम डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब जब हम ये सारी की सारी डिस्टेंस, सारा का सारा पाथ को कवर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है उसकी इतनी हाई जो स्पीड है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है कि वो इतना जिगजैग मोशन को फॉलो कर पा रहा है, क्योंकि जो हमारी ड्रिफ्ट स्पीड है वो तो बहुत ही कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। बट ये जो इतना लंबा रास्ता है ना जिगजैग वाला, वो कौन ट्रेवल करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास दो स्पीड हमने देखी थी, एक थी उसकी थर्मल स्पीड और दूसरी है उसकी यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, थर्मल स्पीड कितनी थी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम स्पीड लेंगे 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁹ मीटर आ गया। देखो इतनी हाई स्पीड थी तभी तो वो इतनी ज्यादा डिस्टेंस, जब ये जिगजैग वाला पाथ को हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आएगी, 10⁹ मीटर। क्लियर है, समझ गए। जब हमें डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, और जब हमारे पास डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो डिस्टेंस के केस में हम थर्मल स्पीड का कॉन्सेप्ट लेंगे। क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी दे दी 1000 मीटर, करंट कितना दे दिया, कैरिंग ए करंट ऑफ 70 एम्पियर। हमें टोटल लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास, अब हम किसी भी कंडक्टर में ले रहे हैं तो उसका मास, किसका मास, कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी का मास होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल मास इंटू वेलोसिटी, कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ करंट बन रहा है। ठीक है, हमने एक्सटर्नल सोर्स लगा के इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करवाया, जब तक हम एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाएंगे करंट बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था NEAVD, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई करंट डिवाइड बाई NEA। ठीक है, और मास क्या है, ये टोटल मास है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है स्मॉल m, हमने मान लिया कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन है कैपिटल N। ठीक है, तो मास जो कैपिटल M है वो किसके इक्वल हो जाएगा, N स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो N स्मॉल m, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह INEA, ये आ गया लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब हमारे पास देखो एक टर्म होती थी स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मींस यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कैपिटल N डिवाइड बाई V। तो कैपिटल N की जगह स्मॉल ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल n V, कैपिटल N की जगह स्मॉल n V MI एज इट इज डिवाइड बाई NEA। क्लियर है। अब क्या मैं वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू डिस्टेंस लिख सकती हूँ, तो N V की जगह हमने लिख दिया एरिया इंटू L और MI डिवाइड बाई NEA। क्लियर है, हमने ज्यादा कुछ यूज नहीं किया। एक तो ये फॉर्मूला यूज किया कि एक इलेक्ट्रॉन का मास m है तो टोटल n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल मास हो गया mn। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हमने यूज किया कि n किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो कैपिटल N की वैल्यू यूज कर लिए। ऐसा किया क्यों है, क्योंकि ये देखो डाटा में क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, हमें वही रखनी है, बाकियों को कैंसिल कर दो, A से A कैंसिल, N से N कैंसिल, क्या बच गया MI
L डिवाइड बाई E। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मास चार्ज नहीं मास। 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31। करंट कितना है 70। लेंथ कितनी है 1000। चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा लीनियर मोमेंटम का जब इसको सॉल्व करोगे। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा MIL डिवाइड बाई E। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं, इजी क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन